given in poverty chapter. That is the three-dimensional attack on poverty. Let's see. It will take hardly 3 to 4 minutes to be completed, and then we will start the fifth chapter. That is the human resources, right? So see the meaning of three-dimensional attack on poverty. Three-dimensional attack on poverty. Okay? This question is given in exercises portion also. You can see in my old book, it is question number, I think, three-dimensional attack. Let me see, rural urban. How can I say? Question number 5. In my old book, maybe in new book it is also given. In new book, this question is given. आईडी है थ्री डायमेंशनल अटैक, हाँ ये दिया हुआ नहीं है शायद ना, ये है गिवन, इट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 5. द थ्री डायमेंशनल yes ma'am in 5 only it is by given the government has not succeeded in poverty alleviation in India. Comment. So I am reading once again the meaning of the question. Let's see. Two students are standing at the door. Asit and Sakshi. Okay. Question number 5 is three-dimensional attack on poverty adopted by the government has not succeeded in poverty alleviation in India. This question is given. In this question, you have to write the weaknesses or the loopholes in different poverty alleviation programs initiated by the government. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर जो थ्री डायमेंशनल अटैक पॉवर्टी पर जो शुरू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट 3 तरफ से गरीबी पर अटैक करती है ताकि वो खत्म हो जाए, तो गवर्नमेंट 3 तरफ से अटैक करती है. वो 3 तरफ, वो 3 साइड क्या है, मैं वो बात करने वाली हूँ अभी. तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर गवर्नमेंट ने 3 साइड से पॉवर्टी पर अटैक किया है तो भी अभी तक हमारे देश में पॉवर्टी है. कमेंट. तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइट द वीकनेसेस और द डिमेरिट्स ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स. जो हम लोगों ने कल कर लिया था कि गवर्नमेंट, कल या परसों किया था कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम को शुरू करने के बावजूद भी क्यों अभी तक हमारे देश में प्रॉब्लम है. तो हम लोगों ने पॉइंट देखा था ना कि इल मोटिवेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, करप्शन है, ठीक है, पीपल फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, और यहाँ पर लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है. ये तो पॉवर्टी का कॉजेस हो गया. तो इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि क्रिटिकल अप्रेजल जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसमें क्या क्या खामियां हैं, तो वो तुम्हें इस वाले आंसर में लिखना है, वो तुम्हें इस वाले आंसर में लिखना है. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल अटैक ऑन पॉवर्टी. थ्री डायमेंशनल अटैक ऑन पॉवर्टी का मीनिंग क्या है? 3 तरफा आक्रमण, अटैक पॉवर्टी पर. तो थ्री डायमेंशनल अटैक मीन्स फर्स्ट इज growth oriented approach. growth oriented approach, ठीक है, ये पहला अटैक है पॉवर्टी पर. ठीक. सेकेंड इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स initiated by the government in different years, and third is minimum needs, full minimum needs program, minimum needs program. So these are the three dimensional attack on poverty. तो इन लोगों ने, इन 3 डिफरेंट लोगों ने, मान लो ये ह्यूमंस है, these 3 different humans have attacked on poverty to eliminate it. इसी को थ्री डायमेंशनल अटैक कहते हैं. अभी क्या होता है ध्यान से सुन लो. इन ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, इफ यू वांट टू गेट इट डिटेल, you can see at page number 72.
एट पेज नंबर 72, देखो एट पेज नंबर 72, 3 स्टूडेंट्स, तुम शुरू में आते नहीं हो। देखो यहाँ पे 3 डायमेंशनल अटैक में, यहाँ देखो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, दिख रहा है सबको? स्टार मार्क मैंने किया है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो Yes, ma'am. मैंने खुद भी लिखा है 3 डायमेंशनल अटैक। ये एक्चुअली पता है मेरे लिए, मुझे ऐसे करने में दिक्कत होता है, फिंगर उल्टे साइड करना पड़ता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, seen or not? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This whole paragraph is the detail of the first प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ये एक्चुअली प्रोग्राम नहीं, अप्रोच है। मतलब अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर पूरे कंट्री का ग्रोथ किया जाए, कोई प्रोग्राम नहीं, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना नहीं, शहरी योजना नहीं है, मनरेगा नहीं है, SJSY नहीं है, NULM नहीं है, NRLM नहीं है, REGP नहीं है। These this will be detailed, this will be discussed in parts। इसको इसमें हम लोग पढ़ेंगे, या हम लोग इसको पढ़ भी लिया। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में डिटेल में तुम लोग जब देखोगे तो है यहाँ पर फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड इंक्रीज इन GDP, gross domestic product and per capita income would spread to all section of society and will trickle down to the poor section also। गवर्नमेंट का कहना है कि अगर हमें पॉवर्टी खत्म करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है कि GDP और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है। When we will succeed in increasing the national income, GDP or the per capita income, then people will get employment. People will get employment on their own because several employment opportunities can be easily generated। जब भी नेशनल इनकम बढ़ाया जाता है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, फैक्ट्रीज खोलना पड़ता है, काम मिलता है, तो काम मिलने से लोगों के पास पैसे भी आएंगे और अपने आप धीरे धीरे पॉवर्टी खत्म हो जाएगा। तो पहला गवर्नमेंट का अप्रोच है ग्रोथ करना देश का, ठीक है। सेकेंड है विद द हेल्प ऑफ पार्क्स, poverty alleviation programs, and in this point, in the second point, you have to write detail of every major program started by the government, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो तुम्हारा PMRY हो, SJSRY हो, तो इन सब के बारे में तुम छोटी छोटी बातें लिखोगे सेकेंड वाले में, ठीक है। अब थर्ड क्या है, देखो सेकेंड तो यहाँ पर दिया हुआ है, सेकेंड इस वाले में है, इस बॉक्स इस पिक्चर के नीचे दिया हुआ था जो कि हम लोगों ने बात किया था ना। देखो यहाँ पे, यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ये पूरा MCQ में आ सकता है, ये पूरा तुम्हारा सेकेंड पॉइंट का डिटेल है, ठीक है। थर्ड मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, तो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम पेज नंबर 74 में आ जाओ। एट पेज नंबर 74 कहाँ है भाई, उल्टा दिखता है मुझे यहाँ से। 74 में आ जाओ, ये लास्ट वाला तुम लोग देखो, दिखा थर्ड अप्रोच। Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट, थर्ड अप्रोच टू एड्रेसिंग पॉवर्टी इज टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक programs in the people, amenities in the people, amenities sorry to the people, ये लिखा हुआ है। अब इसी के बारे में, इसके पैरेलल ये सारा लिखा हुआ है PDS के बारे में, जो कि हम लोगों ने देखा है पहले। PDS के बारे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, वाल्मीकि आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, NSAP। So these are the different programs started by the government with the help of the state government to give the basic facilities to the starving people, to the starving poor। तो ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है।
तो तुम थर्ड पॉइंट में आओगे तो वहां तुम्हें पीडीएस के बारे में लिखना पड़ेगा, पीडीएस के बारे में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। तो ये तुम्हारा 3 डायमेंशनल अटैक है, दिस इज कॉल्ड 3 डायमेंशनल अटैक। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। Listen, you have to prepare short notes of this topic because this topic is given in very detail in NCERT book. So if you go through the NCERT book, it will be very lengthy. So if you want to cut it down, if you want to cut short it, then you have to write on your own. Read out the important lines, note it down in your copy or register and leave the surplus or the extra content. Okay? In that way you can complete the notes of this topic, but remember that this topic is very important. Now, any question from this topic? चलो अब इसके बाद क्या शुरू किया जाए, नया चैप्टर? Shall we start the next chapter? Human. Yes, ma'am. Human capital formation in India. I am starting this chapter. Human capital formation in India. The first meaning, the first part of this chapter is the human resources. Okay? First of all, let me write the name of the chapter. That is the human capital formation in India. This is the fifth chapter. Okay? In India, human capital formation in India. So, I should write the complete name of the chapter. First of all, let's see the meaning of human capital. What is called the human capital or the human resources? What is called the human capital or the human resources? This topic was given in class 9th also. Human capital होता क्या है, तुम्हें पहले बहुत ध्यान से सुनो. Human capital होता क्या है? Human capital means a stock of skilled, expertise and trained or the brainy people which can excel in increasing the national income or the GDP of the country. ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ. It is a stock of skill, knowledge and expertise embodied in the people. It is a stock of skill. ये जो है, it is a stock of skill, knowledge and expertise. Expert होना, expertise embodied in the people is called human capital. जब किसी भी कंट्री के लोगों का बंच, लोगों का क्राउड जो कि स्किल्ड होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, because actually these type of quality people are needed in increasing the process of development of any country. So actually they are called the human resources. अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तब समझ में आएगा कि ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, स्किल्ड हैं, एक्सपर्ट हैं, तो वैसे लोगों के स्टॉक को ह्यूमन कैपिटल का नाम दिया जाता है. ठीक है, क्लियर? ये क्लियर हो गया. इसका मतलब कि इसमें हम लोग अनस्किल्ड लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे. We will not include illiterate people. We will not include the layman. ठीक है, those who cannot operate machine, those who do not have any sense of development, those who cannot differentiate between yes or no or करेक्ट और रॉन्ग. तो ऐसे लोग जो कि करेक्ट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं, वो बहुत स्किल्ड नहीं है, इलिटरेट है, तो ऐसे लोगों को हम लोग ह्यूमन कैपिटल में नहीं डालते हैं. तो ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक ऑफ स्किल, knowledge and expertise which are possessed by the people, that is called the human capital.
ठीक है। अब बात आती है कि आखिर ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। व्हाट इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन is the process of increasing the people's level of productivity and effectiveness। फिर से बता रहे हैं, ये एक ऐसा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जो कि लोगों के इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए ताकि लोग स्किल हो सके, नॉलेजेबल हो सके और एक्सपर्ट हो सके। तो वैसा प्रोसेस जिससे हम लोग ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन capital formation, human capital can be made. With the help of the human capital formation, we can make the human capital. And by which mode we can make the human capital with the help of human capital formation? By giving education and good health. यानी कि जब हम लोग अच्छी शिक्षा देंगे, जब हम लोग अच्छे हेल्थ का प्रोविजन देश में कर पाएंगे, तो इसके हेल्प से जिस काम को किया जाता है उस काम को कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, और जो उसका आउटकम होता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल। बात समझ में आया? इसके हेल्प से ह्यूमन कैपिटल को तैयार किया जाता है। ठीक है। और जब इसके हेल्प से ह्यूमन कैपिटल को तैयार किया जाता है तो उस कंप्लीट प्रोसेस का नाम क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ह्यूमन कैपिटल with the help of imparting education and providing better health facilities to the people, that is called human capital formation. And the outcome, where we can see the stock of skilled people, knowledgeable people, expert people, that stock is called human capital। बात समझ में आई? ये क्लियर हो गया सबको? Yes, ma'am. हाँ। Why are you very slow? Why are you very slow? इतना स्लो क्यों हूँ भाई? देखो शायद तुम लोग को यहाँ से बहुत क्लियर दिखेगा। अब देखो शायद तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा हो कि भाई ये ह्यूमन कैपिटल क्या है और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। ह्यूमन कैपिटल एक आउटकम है, रिजल्ट है, वो तैयार होके आ गया। ठीक है। यही चाहिए हमें कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इसको तैयार करने के प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है। अब जो इसको तैयार करने के प्रोसेस में हमें चाहिए एजुकेशन, हमें चाहिए हेल्थ का फैसिलिटीज। तो बाय द वे ऑफ एजुकेशन and health facilities, different types of facilities we actually need to create the human capital। तो जो चीज़ हमें चाहिए ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए, उन चीज़ों से हम जब ह्यूमन कैपिटल को बनाते हैं उस प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का नाम दिया जाता है। और जब वो बन के पक के बॉइल्ड होके अच्छे से जब वो निकल जाता है, तैयार हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? ह्यूमन 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 कैपिटल Capital फॉर्मेशन। formation. कैपिटल। ठीक है। चलो अब इसके बाद हो गया। तुम लोगों ने इसको लिख लिया? तुम लोगों ने इसको लिखो, स्टॉक ऑफ स्किल, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज in embodied, EMBODIED, embodied in the people is called human capital। And the process of increasing the productivity and efficiency of the people with the help of education and other facilities is called human capital formation। ठीक है। अब आ जाओ इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज और वो है differences between human capital and the physical capital। You can get it at page number
86. At page number 86, you will get this topic. Now, I am going to explain the differences between human capital and the physical capital. Human capital क्या है और physical capital क्या है? तुम लोग अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या है? हमारा टॉपिक हो गया what is called the physical capital and human capital. ठीक है? In very short, human capital means we have seen that the stock of expertise, knowledge and skill embodied in a people is called human capital. जो बहुत समझदार और पढ़े लिखे लोगों का जो बंच होता है, जो क्राउड होता है, जो स्टॉक होता है, उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं. ठीक है? यहाँ पर अगर मैंने इस तरह से ये लिख दिया, ये एजुकेटेड है, ये एजुकेटेड है, ये हेल्दी है. ठीक है? ये हेल्दी है. और यहाँ पर फिजिकल कैपिटल का मतलब हो गया मशीन्स. मशीन्स MACHI machines, raw material, tools and other equipment. Even we can include buildings. ठीक है? Buildings, land. So when we include machines, raw materials, tools, buildings, land, that is called physical capital. The things which are tangible, which can be stored, which can be touched, and which can be transferred very easily from one place to other place, from one country to other country, that is called physical capital. So physical capital is associated with the different machines, land, building, raw material, equipment, tools, and these are needed in the process of production in different factories, in different forms. Whereas human capital is a stock of learned people, stock of knowledgeable people. ठीक है? ये पहला चीज. दूसरा चीज, it can't be touched, it can't be stored, it can't be transferred, right? Human capital is totally intangible thing, whereas physical capital is tangible thing. Tangible का मतलब है कि हम लोग इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं. वो चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो मशीन हो, वो सारा tangible चीज है. लेकिन जब हम लोग ह्यूमन कैपिटल में आते हैं, तो ह्यूमन बीइंग को देख सकते हैं. यू कैन सी ह्यूमन बीइंग. ठीक है? तुम मुझे देख सकते हो, बट माई एजुकेशन, माई क्वालिटी, माई टैलेंट, माई मेरिट्स, यू कैनॉट सी, यू कैनॉट टच इट, यू कैनॉट सी इट, बिकॉज दीज आर टोटली एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स. ये पूरी तरह से अदृश्य चीज है, क्योंकि ये लोगों का क्वालिटी होता है. तो तुम लोगों को तो देख सकते हो, तुम इंसान को देख सकते हो, लेकिन तुम उसके अंदर जो उसका टैलेंट है, जो मेरिट है, जो उसका स्पेशल क्वालिटी है, वो तो हम लोग नहीं देख सकते हैं. तो इसी तरह से मैंने एक नया डिफरेंस क्रिएट कर दिया कि फिजिकल कैपिटल को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्योंकि क्वालिटी से रिलेटेड है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है, तो उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं. इसीलिए ये टोटली इनटैंजिबल चीज है. ठीक है? तीसरा चीज विद द पैसेज ऑफ टाइम फिजिकल कैपिटल गेट्स डेप्रिशिएटेड. देयर इज अ wear and tear in the machines, tools, equipments. So if you constantly use the physical capital, then over a period of time the part of that physical capital will be depreciated. तो तुम जितना इसको यूज करोगे, वो उतना उसमें wear and tear होगा, उसका लॉस होगा, उसका वैल्यू घटते जाएगा. तुम जब उसको सेल करोगे मार्केट में, you will get lesser value than the value at which you have bought it initially from the market. बात समझ आई सबको? तो जब इसमें हम लोग लगातार इसका यूज करते हैं, तो वो समय के साथ घिसता जाता है.
वो टूटता है, फूटता है, फिजिकल कैपिटल, ठीक है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम his age can decrease, his age can decrease, he will be nearer to the death. As our age grows, then we become near to the death, but our experience, our knowledge always gets increased with the passage of time. होता है कि नहीं अंजलि, ऐसा होता है ना, बोलो बोलो। और तुम लोग बैठ के पढ़ोगे, Yes, ma'am. हाँ बैठ के पढ़ोगे, लेट करके नहीं पढ़ोगे, बैठ के पढ़ोगे, लेट करके नहीं पढ़ोगे। बात समझ में आई? तो ह्यूमन कैपिटल में क्या खास बात होता है कि जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग का एज बढ़ता है, उसके अंदर जो क्वालिटी है, जो उसका नॉलेज है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो बढ़ते जाता है, ठीक है। इसीलिए उसको प्रमोशन मिलता है, उसका सैलरी बढ़ाया जाता है। किसमें? ह्यूमन कैपिटल की मैं बात कर रही हूँ। तो ह्यूमन कैपिटल जो है उसका एज तो घटेगा, ह्यूमन बीइंग का एज घटेगा, लेकिन ह्यूमन कैपिटल बढ़ते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल कम मोबाइल होता है, ह्यूमन कैपिटल इज लेसर मोबाइल टू द डिफरेंट प्लेसेस, there is a less mobility in the human capital because several barriers are there between the countries, between the states. So if human being cannot cross the boundary of any country or of any state, then how come quality of human being will transfer? बात समझ में आया? तो जब एक देश से दूसरे देश में जब जाने के लिए बहुत सारे बाउंड्रीज होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, पासपोर्ट बनवाना पड़ता है, वीज़ा बनवाना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, तो ह्यूमन कैपिटल को ट्रांसफ़र होने के लिए बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। तो जब इंसान ही शिफ्ट नहीं हो पाएगा, जब इंसान ही दूसरे कंट्री में नहीं जा पाएगा, तो ह्यूमन कैपिटल कैसे जाएगा? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इज इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, human capital is inside the human being. So if human being is not moving from one place to another place or is not moving from one country to another country, then how the quality of that human being will shift? वो तो शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन कैपिटल का शिफ्टिंग में टाइम लगता है, मोबिलिटी कम होता है। लेकिन फिजिकल कैपिटल के मोबिलाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ये डिफरेंट कंट्रीज में मूव करते रहते हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज में मूव करते रहते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल कैपिटल कैन बी बेनिफिटेड ओनली फॉर द फैक्ट्रीज और द फर्म वेयर इट इज इंस्टॉल्ड, अदर फैक्ट्री विल नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट। गॉट इट और नॉट? बोलो अंजलि, ये बात समझ में आई? शिवम, जिस फैक्ट्री में जिस मशीन को इंस्टॉल किया गया है, उसी फैक्ट्री को तो फायदा होगा ना, उसी फॉर्म को फायदा होगा ना। कि Yes, ma'am. आया गया रिलायंस कंपनी में, तो क्या टाटा कंपनी को फायदा होगा? No, ma'am. नहीं ना। तो हाँ, जिस ma'am. कंपनी में बैठाया गया है उस मशीन को, जिस कंपनी का वो बिल्डिंग है, उसी कंपनी को तो बेनिफिट होगा ना। टाटा कंपनी का कंप्यूटर रिलायंस कंपनी को क्यों फायदा करेगा? तो फिजिकल कैपिटल इज बेनिफिटेड ओनली फॉर दैट एरिया वेयर इट हैज बीन इंस्टॉल्ड, राइट? बट ह्यूमन कैपिटल इज बेनिफिटेड फॉर द इंटायर सोसाइटी। हाउ? टेल मी हाउ, कैसे होगा, क्या लगता है? बोलो श्रेया, शाश्वत, संजना, कोई भी बोलो। उत्कर्ष, बहुत आसान है, मे बी यू आर नोइंग। इट इज सेड दैट इफ वन मैन इज एजुकेटेड देन ही कैन एजुकेट द इंटायर सोसाइटी। एम आई रॉन्ग? क्या लगता है? अगर एक इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, तो वो बाकी लोगों को, अगर माँ पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने बच्चे को पढ़ा देती है, ठीक है। एक टीचर जो होता है वो सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को पढ़ा देता है, ठीक है। एक डॉक्टर जो है वो कितने कोरोना पेशेंट का ट्रीटमेंट उसने कर दिया, डॉक्टर ने कितना बड़ा सोशल सर्विस डॉक्टर्स ने किया अभी, ठीक है।
तो यहाँ पर एक इंसान की क्वालिटी का फायदा पूरे देश को मिल सकता है कि नहीं? बोलो आसिफ, Yes, ma'am. है ना, है ना? लेकिन Yes, Yes, ma'am. ma'am. कैपिटल जो है, ये अगर ये कोई मशीन है तो ये मशीन अगर मैंने इस क्लास में इंस्टॉल कर दिया तो बगल वाले क्लास को थोड़ी फायदा होगा. इट विल वर्क ओनली फॉर दिस ग्रीन बोर्ड, नॉट फॉर द ग्रीन बोर्ड इन अदर क्लासेस. बात समझ में आ गई ना? तो ह्यूमन Yes, ma'am. कैपिटल इज बेनिफिटेड फॉर द इंटायर सोसाइटी एंड द होल कंट्री, बट फिजिकल कैपिटल्स सर्विस is confined to the place where it has been installed. So you can get many differences between these two at page number 86. पेज नंबर 86 में देखो, मैंने पता है अपने पुराने बुक में बहुत मार्क किया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मुझे लगता है अगर तुम लोग ढूंढोगे ना तो शायद आराम से तुम्हें 5-6 तो डिफरेंस मिल जाएगा, 5-6 डिफरेंस तुम्हें मिल जाएगा. मैं तुम लोग को पहले बता देती हूँ कि तुम लोग कहाँ लिख लोगे. ह्यूमन कैपिटल टेंजिबल, देखो एक तुम्हें मिलेगा बॉक्स, ये मैं अपने पुरानी किताब दिखा रही हूँ. देखो इसमें तुम लोग को मिलेगा, यहाँ पर मैंने 1 लिखा है यहाँ पे, फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल. कैन यू से इट? हमेशा दिख रहा है खुशी? Yes, ma'am. दिख रहा है. देखो फिजिकल Yes, ma'am. फिजिकल कैपिटल टेंजिबल, नंबर 1 यहाँ है, नंबर 3 यहाँ है, बीच में कहीं 2 भी लिखा होगा, फिर मैंने यहाँ पे कहीं 4-5 भी लिखा है. तो इफ आई कैन गेट 4 to 5 डिफरेंसेस, व्हाई नॉट यू? तो तुम लोग इसको देख लेना, ठीक है? ठीक, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, ये तो हो गया. तुम लोग ये देख लेना. Tomorrow, not today, I will start the different sources of human capital. Different sources of human capital, ठीक है? और इस चैप्टर के बाद ये चैप्टर बच्चों बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. मुझे लगता है ना कि दिस चैप्टर कैन बी कंप्लीटेड वेरी इजीली बाय मंडे, ट्यूसडे. By Tuesday, I will complete this chapter because in this chapter contents are not very large. बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है. इसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगी रूरल डेवलपमेंट, सिक्स्थ एंड द लास्ट चैप्टर फॉर दिस फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन. और रूरल डेवलपमेंट में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, ठीक है? तो दैट इज फॉर today's class. We want to ask any question? Do you want to ask any question from me? कुछ पूछना है या हम लोग या अब मंडे को पढ़ाएंगे, ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा और ट्यूसडे और वेडनेसडे को मैं स्टार्ट कर दूंगी रूरल डेवलपमेंट, ठीक है? रूरल डेवलपमेंट के बाद मैं तुरंत मैक्रो में आ जाऊंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी एंड बैंकिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी और बैंकिंग फिर मैं स्टार्ट करूंगी. ओके, बाय. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.